आज के मार्केट की सबसे बड़ी कहानी, हिंदुस्तान जिंक में हुए 3,300 करोड़ की ब्लॉक डील। हिंदुस्तान जिंक देश का एक लौता सिल्वर प्रोड्यूसर है और एक मेजर डिविडेंड पेइंग पीएसयू भी। लेकिन यह डील में प्रमोटर्स ने क्यों किया स्टेक सेल और क्या यह बाइंग अपॉर्चुनिटी है? इस वीडियो में हम करेंगे पूरा ब्रेकडाउन फ्रॉम डील डायनामिक्स टू फ्यूचर आउटलुक। इसके साथ हम बीएसई का एक्सपायरी अपडेट भी कवर करेंगे, जहां एनएसई ने अपने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी ट्यूसडे को फिक्स की है। इस वजह से बीएसई ने अपने सेटलमेंट थर्सडे पर शिफ्ट कर दिया है। साथ ही ग्लोबल जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मार्केट पर जो प्रेशर बना है उसकी पूरी एनालिसिस करेंगे। देखेंगे कि ऑयल एंड गैस कंपनीज पर क्या असर पड़ा है और आज मार्केट की ओवरऑल सिचुएशन कैसी है। इसके अलावा कुछ और की अपडेट्स भी देखेंगे, जैसे टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशन और विशाल मेगा मार्ट जैसे स्टॉक्स की लार्ज ब्लॉक डील्स। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहले एक छोटा सा रिमाइंडर, लेटेस्ट मार्केट इनसाइट्स के लिए डाउनलोड करें इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर ऐप, ताकि ऐसी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन में हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स लगातार गिर रहे हैं, क्योंकि प्रमोटर के स्टेक सेल की रिपोर्ट की वजह से स्टॉक में प्रेशर बना हुआ है। आज ये डील फाइनली कंप्लीट हुई, जहां प्रमोटर वेदांता ने रिपोर्टेडली 3,300 करोड़ के शेयर्स ब्लॉक डील के थ्रू बेचे। ये शेयर्स पिछले क्लोजिंग प्राइस से लगभग 10% डिस्काउंट पर ऑफर किए गए थे। ये स्टेक सेल वेदांता के रीस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस का एक पार्ट हो सकता है, जिसमें वेदांता अपने बिजनेस को 5 हिस्सों में डिवाइड कर रहा है: वेदांता एल्यूमिनियम, वेदांता ऑयल एंड गैस, वेदांता पावर, वेदांता आयरन एंड स्टील एंड अ न्यू लिस्टेड एंटिटी फॉर जिंक एंड सिल्वर प्रोडक्शन। हमारे हिसाब से ये वेदांता एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि ब्लॉक डील से ट्रांजैक्शन जल्दी और एफिशिएंटली हो जाती है और ये बायर भी पहले से फिक्स होते हैं। वेदांता चाहता तो ओएफएस रूट ले सकता था, लेकिन उसमें काफी दिन लगते और बायर का कंफर्मेशन भी अनसर्टेन होता। ब्लॉक डील ने ट्रांजैक्शन को जल्दी और क्लियर तरीके से पूरा कर दिया। अब जब हम हिंदुस्तान जिंक के शेयर्स रीसेंट प्राइस करेक्शन से गुजरे हैं, सवाल ये है, क्या ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकता है? चलिए देखते हैं कंपनी के लेटेस्ट बिजनेस अपडेट्स। हिंदुस्तान जिंक, जो दुनिया का लोएस्ट कॉस्ट जिंक लीड प्रोड्यूसर में से एक है, कल अपने 2x ग्रोथ की स्ट्रैटेजी के अंडर एक मैसिव कैपेसिटी एक्सपेंशन प्लान अनाउंस किया है, जिसका एम जिंक, लीड और सिल्वर प्रोडक्शन को डबल करना है। कंपनी के बोर्ड ने राजस्थान में एक नया इंटीग्रेटेड स्मेल्टर लगाने की अप्रूवल दी है। साथ ही माइंस और मिल्स का एक्सपेंशन भी होगा। इस प्रोजेक्ट पर लगभग 12,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। यह प्रोजेक्ट 3 साल के अंदर कंप्लीट होने की उम्मीद है। जब ये नई फैसिलिटी ऑपरेशनल हो जाएगी तो हिंदुस्तान जिंक की रिफाइंड मेटल प्रोडक्शन कैपेसिटी 1.38 मिलियन टन पर एनम तक बढ़ जाएगी। ये 12,000 करोड़ केपेक्स की कंपनी के 32,000 टू 35,000 करोड़ के ओवरऑल केपेक्स प्लान का पार्ट है, जिसमें फाइनेंशियल ईयर 31 तक कंपनी अपनी कैपेसिटी 2 MTA पर तक लगभग डबल करना चाहती है। फिलहाल हिंदुस्तान जिंक अपनी 93% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पर काम कर रही है। नया कैपेसिटी एक्सपेंशन कंपनी की फ्यूचर रेवेन्यू और प्रॉफिट ग्रोथ की विजिबिलिटी देता है। जिंक की डोमेस्टिक और ग्लोबल डिमांड स्ट्रॉन्ग बनी हुई है, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटी और स्टील कंजम्पशन की वजह से। हिंदुस्तान जिंक इंडियन प्राइमरी जिंक मार्केट में 77% मार्केट शेयर के साथ एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। इसी के साथ कंपनी इंडिया की एकमात्र प्राइमरी सिल्वर प्रोड्यूसर भी है और ये अब दुनिया की 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर बन चुकी है। पिछले 20 सालों में कंपनी की सिल्वर आउटपुट
35 टन फाइनेंशियल ईयर 2004 से बढ़कर 687 टन तक पहुंच गई है। एक फुल्ली इंटीग्रेटेड और एफिशिएंट प्लेयर होने की वजह से कंपनी को बड़ा कॉस्ट एडवांटेज मिलता है जो कंपटीशन को दूर रखता है। साथ ही कंपनी कैश रिच है और इन्वेस्टर्स को हमेशा बड़े डिविडेंड से रिवॉर्ड किया है। सिर्फ 5 सालों में ही कंपनी ने टोटल ₹146 का डिविडेंड दिया है। इस कॉन्टेक्स्ट में रीसेंट प्राइस करेक्शन को कुछ इन्वेस्टर्स एक पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी की तरह देख सकते हैं, गिवन कंपनी के मैसिव एक्सपेंशन प्लान्स और स्ट्रॉन्ग लॉन्ग टर्म ग्रोथ विजिबिलिटी। लेकिन एक कमोडिटी कंपनी होने के वजह से कंपनी की टॉप लाइन और बॉटम लाइन कमोडिटी प्राइस पर डिपेंड करती है। साथ ही डिमांड सप्लाई का इक्वेशन भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आज मार्केट खुलते ही बीएसई लिमिटेड का स्टॉक 6% से गिर गया, लेकिन उसके बाद तुरंत ही तेजी से रिकवर भी कर गया। कल शाम बीएसई ने अनाउंस किया था कि अब उसके फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट ट्यूसडे से चेंज करके थर्सडे कर दी गई है। ये नया स्केड्यूल उन सभी नए इक्विटी डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट पर लागू होगा जो 1 सितंबर 2025 या उसके बाद एक्सपायर होंगे। साथ ही मार्केट लीडर एनएसई ने भी ये डिक्लेयर किया है कि अब उसके एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स थर्सडे के बजाय ट्यूसडे को एक्सपायर होंगे। मार्केट को यह कंसर्न है कि नियर टर्म में बीएसई का मार्केट शेयर थोड़ा गिर सकता है, बट हमारे हिसाब से यह टेंशन शॉर्ट टर्म तक ही सीमित है, क्योंकि अब जबकि बीएसई और एनएसई के एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सपायरी दिन अलग अलग हो गए हैं, तो लॉन्ग टर्म में बीएसई का मार्केट शेयर गेन पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बीएसई ने अपने डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट ऑफरिंग रिसेंटली यानी मई 2023 में मेजर रिवैम्प किए, इसीलिए उसके ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट अभी तक एनएसई के मुकाबले इतने पॉपुलर या लिक्विड नहीं है। अगर एक्सपायरी डे सेम होता तो ट्रेडर्स ज्यादातर निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को प्रेफर करते। एनएसई ने इंडेक्स ऑप्शंस को 2001 में लॉन्च किया था और उसके बाद से लगभग 22 साल तक उसका 100% मार्केट शेयर रहा, मतलब टोटल मोनोपोली। लेकिन मई 2023 से बीएसई ने इक्विटी डेरिवेटिव सेगमेंट में काफी तेजी से मार्केट शेयर गेन किया है। रीलॉन्च के टाइम बीएसई ने फ्यूचर्स और ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट इंट्रोड्यूस किए थे अपने बेंचमार्क 30 कंपनी इंडेक्स सेंसेक्स, बैंकिंग इंडेक्स बैंकेक्स और एक ब्रॉडर 50 कंपनी का इंडेक्स सेंसेक्स 50 पर। ये कॉन्ट्रैक्ट स्पेशली लॉन्च किए गए थे ताकि एनएसई का पॉपुलर कॉन्ट्रैक्ट जैसे निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी से कंपीट किया जा सके। एक स्टॉक एक्सचेंज को हर ट्रेड पर ट्रांजैक्शन चार्जेस मिलते हैं जो उसे एक्सचेंज के थ्रू होता है। क्योंकि डेरिवेटिव सेगमेंट में वॉल्यूम कैश सेगमेंट के मुकाबले काफी ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सचेंज को डेरिवेटिव से मिलने वाले ट्रांजैक्शन चार्जेस भी काफी ज्यादा होते हैं। बीएसई ने डेरिवेटिव सेगमेंट से मिलने वाले ट्रांजैक्शन चार्जेस में एक 700% प्लस का शार्प जंप दिखाया है। हालांकि नियर टर्म में मार्केट शेयर में गिरावट आ सकती है, मगर अब जब कि बीएसई और एनएसई के कॉन्ट्रैक्ट के एक्सपायरी डेज क्लियरली अलग अलग फिक्स हो गए हैं और ओवरलैप का कोई फियर नहीं है, बीएसई के लिए अपना मार्केट शेयर गेन करने का ट्रेजेक्टरी कंटिन्यू रखना और भी पॉसिबल लगता है। मार्केट शेयर का गेन डायरेक्टली फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को बूस्ट करेगा, क्योंकि रेवेन्यू ग्रोथ फास्ट होगी और मार्जिन्स भी इंप्रूव होंगे। जून 2023 में मार्केट शेयर नियरली 0 था और मार्च 2025 तक ये 19% तक पहुंच गया, यानी काफी स्ट्रॉन्ग प्रोग्रेस हुई है। लेकिन बीएसई की इतनी तेजी से होने वाली प्रोग्रेस कंटिन्यू रहेगी या इसका पेस स्लो डाउन होगा, ये एक इंपॉर्टेंट मॉनिटरेबल पॉइंट रहेगा। ऑयल एंड गैस सेक्टर से लेटेस्ट अपडेट ये है कि क्रूड ऑयल का प्राइसेस 5 मंथ्स हाई तक पहुंच गया है। ये जंप इस वजह से है क्योंकि स्पेकुलेशंस है कि यूएस
इजराइल के ईरान पर अटैक में शामिल हो सकता है। इस वजह से मिडिल ईस्ट से क्रूड ऑयल सप्लाई डिसरप्शन की टेंशन बढ़ गई है। WTI क्रूड कल रात 4% से ज्यादा चढ़कर $75 पर बैरल पर सेटल हुआ। जनवरी 2025 के बाद ये सबसे हाई क्लोजिंग प्राइस है। इन्वेस्टर्स को टेंशन है कि ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के क्रूड फ्लो को डिस्टर्ब करने की पावर रखता है। चलिए समझते हैं कि राइजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस का इंपैक्ट उन कंपनीज पर कैसे पड़ता है जो क्रूड को प्रोसेस करके फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाते हैं या जो क्रूड से निकले इंटरमीडिएट्स का यूज करते हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ सेक्टर्स में नेगेटिव सेंटिमेंट देखने को मिल रहा है, क्योंकि ये कमोडिटी बहुत सारे सेक्टर्स के लिए एक क्रूशियल रॉ मटेरियल है। अगर प्राइसेस हाई लेवल पर बने रहे तो इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है और कॉर्पोरेट अर्निंग्स पर प्रेशर आ सकता है। इंपैक्ट डिपेंड करेगा कि कंपनी अपस्ट्रीम है या डाउनस्ट्रीम। क्या कंपनी के पास पहले से सस्ता क्रूड ऑयल का स्टॉक है? क्या ये कंपनीज अपने हायर कॉस्ट को कस्टमर्स तक जल्दी पास कर पाती है? ONGC और ऑयल इंडिया जैसे अपस्ट्रीम कंपनीज को हायर क्रूड प्राइसेस का फायदा होता है, क्योंकि वो अपने ऑयल ज्यादा प्राइस पर बेचते हैं। जब क्रूड प्राइसेस बढ़ते हैं तो इनका रियलाइजेशन पर बैरल बढ़ता है और ये सीधा रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स को पुश करता है। JM फाइनेंशियल्स के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से हर $1 पर बैरल प्राइस इंक्रीज ONGC और ऑयल इंडिया का EPS 1.5 to 2% तक बढ़ सकता है। और क्योंकि सरकार ने दिसंबर लास्ट ईयर में विंडफॉल टैक्स हटा दिया था, अब ONGC और ऑयल इंडिया की नेट क्रूड रियलाइजेशन पर कोई कैप नहीं है। पिछले एक महीने में ऑयल इंडिया 12% और ONGC 3% तक बढ़ गया है, जबकि ONGC राइजिंग क्रूड प्राइसेस का फायदा उठा रहा है। साथ ही ये अपने फोकस ऑयल के अलावा क्लीनर एनर्जी स्ट्रीम के तरफ शिफ्ट कर रहा है। इस डायरेक्शन में इसका लेटेस्ट मूव है इंपोर्टेड लिक्विफाइड नेचुरल गैस बिजनेस में एंट्री लेना, जो FY26 जो फाइनेंशियल ईयर 26 के फोर्थ क्वार्टर तक होने की उम्मीद है। एक सीनियर ऑफिशियल के हिसाब से कंपनी हेनरी हब या वेस्ट एशिया से स्पॉट डील्स पर गैस सोर्स करेगी, जो सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर की डिमांड को केटर करेगी। शुरुआत में ONGC का प्लान है कि फाइनेंशियल ईयर 27 तक 3 मिलियन टन पर एनम LNG सोर्स किया जाए। इसके अलावा ONGC एक मैसिव ऑफशोर ऑयल डिस्कवरी की वजह से भी न्यूज में है। अंडमान सी में इंडिया ने एक ऐसा ऑयल ब्लॉक ढूंढा है जिसमें लगभग 1,84,440 करोड़ लीटर क्रूड ऑयल हो सकता है। ये सब इंडिया के एक्सप्लोरेटरी ड्रिलिंग एफर्ट्स से अलाइंड है, जहां ONGC लीड ले रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में ONGC ने 541 वेल्स ड्रिल किए, जो पिछले 37 सालों के हाईएस्ट लेवल पर है। IOC, PPCL, HPCL, MRPL जैसे डाउनस्ट्रीम कंपनीज को राइजिंग क्रूड प्राइसेस की वजह से प्रेशर फेस करना पड़ता है, क्योंकि उनका रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। हायर क्रूड कॉस्ट का मतलब है पेट्रोल, डीजल बनाने की कॉस्ट भी बढ़ जाना। अगर ये कंपनीज ये बढ़ी हुई कॉस्ट पूरी तरीके से पास ऑन कर पाती है हायर सब्सिडीज का होने की वजह से, तो उनका मार्जिन्स पर प्रेशर पड़ता है। इसका असर उनके नियर टर्म शेयर परफॉर्मेंस पर अभी से दिख रहा है, जबकि राइजिंग क्रूड प्राइसेस यूजुअली डाउनस्ट्रीम कंपनीज जैसे रिफाइनरीज और मार्केटर्स के लिए नेगेटिव होता है। इस क्वार्टर में इसका इमीडिएट इंपैक्ट थोड़ा म्यूटेड हो सकता है, क्योंकि इनके पास जनरली 30 से 40 दिन का इन्वेंट्री होता है। इससे इन्वेंट्री गेन रहता है जब कंपनी क्रूड रिफाइन और शिप कर रही होती है, और इस बीच ऑयल प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तब ये गेन बुक होता है। इन कंपनीज का असली टेस्ट अगले क्वार्टर में होगा, जब नए महंगे क्रूड की कॉस्ट मार्जिन्स को डायरेक्टली इंपैक्ट करेगी।
निफ्टी एनर्जी इंडेक्स, जिसमें अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों तरह की कंपनीज है, मार्च लो से लेकर अब तक रैली कर चुके हैं। क्रूड ऑयल प्राइसेस की तेजी से अपस्ट्रीम कंपनीज जैसे ओएनजीसी और ऑयल इंडिया को फायदा हो सकता है, लेकिन डाउनस्ट्रीम फर्म्स पर मार्जिन प्रेशर बन सकता है, एस्पेशली जब सस्ती इन्वेंट्रीज खत्म हो जाए। जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सप्लाई डिस्ट्रप्शंस को क्लोजली ट्रैक करना जरूरी है, क्योंकि क्रूड प्राइसेस स्पाइक से मार्केट वोलेटिलिटी और बढ़ सकती है। ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट अपने 5वें दिन में एंटर कर गया। प्रेसिडेंट ट्रंप के ईरान से सरेंडर की डिमांड ने टेंशंस और बढ़ा दी है। इस वजह से ग्लोबल मार्केट्स हिल गए हैं, जिसका असर इंडियन इक्विटीज पर भी पड़ा। आज इंडियन मार्केट्स नीचे खुले, कल की गिरावट को और एक्सटेंड करते हुए। कल एफआईआईज ने 4 दिन की लगातार सेलिंग के बाद एक बार फिर से इक्विटीज खरीदना शुरू किया, जबकि डीआईआईज ने 21वें दिन भी नेट बाइंग जारी रखी। इस बीच एफआईआईज ने जून 2025 में अब तक 7,207 करोड़ की इक्विटीज बेची है। कल रुपीस 86.35 तक गिर गया, जो 9 अप्रैल 2025 के बाद का सबसे लो लेवल है। ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद गोल्ड के दाम में हल्की गिरावट देखी गई, क्योंकि स्ट्रॉन्ग डॉलर ने गोल्ड की डिमांड को थोड़ा कम कर दिया। ब्रेंट क्रूड के दाम और बढ़े, क्योंकि ऑयल रिच रीजन से सप्लाई डिसरप्शन का डर बना हुआ है। चलिए बल्क डील्स की बात करते हैं। विशाल मेगा मार्ट में प्रमोटर्स ने स्टेक बेचा, वाइल टीवीएस मोटर ने टीवीएस सप्लाई चेन में अपना स्टेक बढ़ाया। विशाल मेगा मार्ट कल के ट्रेड में 8% गिर गया था, लेकिन अंत में फ्लैट क्लोज हुआ, जब प्रमोटर्स समियत सर्विस एलएलपी ने अपने लगभग 20% स्टेक रुपीस 113.5 पर शेयर के रेट पर बेचे, जो मंडे के क्लोजिंग प्राइस से 9% डिस्काउंट पर था। एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 3.6% इक्विटी खरीदा। कोटक महिंद्रा म्यूचुअल फंड ने 1.72% और एचडीएफसी फंड ने 1.63% स्टेक लिया। टीवीएस मोटर कंपनी ने टीवीएस सप्लाई चेन सॉल्यूशंस में 0.90% स्टेक ब्लॉक डील के जरिए रुपीस 144 पर शेयर के रेट पर खरीदा। ये शेयर्स ऑथम इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने बेचे। मार्च 2025 तक टीवीएस मोटर के पास ऑलरेडी लगभग 4% स्टेक था। आज स्टॉक प्राइस लगभग 3% ऊपर है। डीएलएफ का स्टॉक आज लगभग 2% ऊपर था, जब कंपनी ने अपने लेटेस्ट लग्जरी प्रोजेक्ट प्रिवाना नॉर्थ का 11,000 करोड़ का जबरदस्त सेल आउट सिर्फ एक वीक में अनाउंस किया। ये स्ट्रॉन्ग सेल्स रिस्पॉन्स प्रीमियम होम्स के लिए बढ़ती डिमांड को दिखाता है और डीएलएफ की लीडरशिप को लग्जरी रेसिडेंशियल स्पेस में और मजबूत करता है। प्रोजेक्ट में हाई राइज 4 BHK अपार्टमेंट्स और पेंथ हाउस है, जो डीएलएफ प्रिवाना टाउनशिप का हिस्सा है और डिजाइन, स्पेस और प्लानिंग के नए स्टैंडर्ड सेट करता है। इस सक्सेस का कंपनी का फ्यूचर रेवेन्यू और अर्निंग विजिबिलिटी पर पॉजिटिव असर पड़ने की उम्मीद है, जो इन्वेस्टर सेंटीमेंट को सपोर्ट करता है। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.